नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, शुवेंदु के खिलाफ ममता के ऐलान की, जानेंगे कि शिवसेना के कैसे बिगड़े कांग्रेस और एनसीपी से रिश्ते और बीजेपी के आगे झुकते नीतीश कुमार की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार में बढ़ते एनपीए की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को येदियुरप्पा ने दिया जवाब, कहा महाराष्ट्र को नहीं देंगे राज्य की 1 इंच भी जमीन। उद्धव ठाकरे ने किया था दावा, कर्नाटक के मराठी बोलने वाले क्षेत्र को जल्द ही महाराष्ट्र में करवाएंगे शामिल। यूपीएमएल से चुनाव हुआ दिलचस्प, 13 में उम्मीदवार के नामांकन से एसपी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी ने 10 और एसपी ने 2 उम्मीदवार उतारे, एक निर्दलीय भी मैदान में। झारखंड सरकार में हो सकता है बड़ा फेरबदल, सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोनिया गांधी से की मुलाकात, पिछले 1 साल के कामकाज पर भी की गई चर्चा। रोमांचक स्थिति में पहुंचा ब्रिस्बेन टेस्ट, भारत को जीत के लिए मिला 328 रनों का लक्ष्य। खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए बिना विकेट खोए 4 रन। अंतिम दिन भारत को बनाने होंगे 324 रन। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 294 रनों पर हुई आउट। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 470 अंकों की गिरावट के साथ 48,564 पर हुआ बंद। निफ्टी 152 अंकों की गिरावट के साथ 14,281 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाता 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़ गए हैं। अन्नदाता दिल्ली में गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड करने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो किसी भी सरकारी कार्यक्रम में रुकावट नहीं डालेंगे, सिर्फ गणतंत्र का जश्न मनाएंगे। लेकिन सरकार अन्नदाताओं के ट्रैक्टर मार्च को रोकना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी सरकार पहुंची और इसी मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। आंदोलनकारी अन्नदाताओं के ट्रैक्टर रैली के ऐलान ने सर्दी में भी सरकार के पसीने छुड़ा रखे हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर अन्नदाता साफ कर चुके हैं कि ये दिल्ली में निकलेगी और 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। अब भगवान भी हमारी ट्रैक्टर रैली को नहीं रोक पाएंगे। हाँ, यदि सरकार चाहे तो वो कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर इस ट्रैक्टर रैली को रोक सकती है। अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली को लेकर रोड मैप भी जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। राजपथ की ओर अन्नदाता नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार उन्हें दिल्ली में ही नहीं आने देना चाहती। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस रैली पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी ट्रैक्टर रैली का विरोध किया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों को ही कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा, दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है, प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कोर्ट नहीं तय करेगा। अब 20 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट के रुख से साफ है कि वो 26 जनवरी को अन्नदाताओं के ट्रैक्टर मार्च पर रोक नहीं लगा रही है। दिल्ली पुलिस जरूर इसे रोक सकती है, लेकिन अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और कल यानी 19 जनवरी को इसकी रिहर्सल भी करेंगे। 19 जनवरी को ही सरकार और अन्नदाताओं की बैठक भी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी भी इसी दिन से काम शुरू कर रही है, यानी कमेटी की भी बैठक है। साफ है कि कल का दिन अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। राजीव जी, देश के गणतंत्र का जश्न मनाना हर देशवासी का अधिकार है। अन्नदाता साफ साफ कह रहे हैं कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर सिर्फ ट्रैक्टर परेड करेंगे। सरकार को इससे परेशानी क्या है? जी दामिनी, सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी तो इस बात से है कि उसके फरमानों को सिर झुकाकर चुपचाप मानने की जगह मुखालफत की जा रही है, वो भी बिना किसी राजनीतिक समर्थन के। सरकार को परेशानी इस बात से है कि ये देश अब तक कठपुतलियों का देश क्यों नहीं बन सका, जहां उसके इशारे पर सब काम करें। क्यों अब तक इस देश के कुछ लोगों में इतनी हिम्मत बाकी है कि वे गलत का विरोध कर रहे हैं। सरकार को परेशानी इस बात से भी है दामिनी कि जिन किसानों को वो दया का पात्र बनाना चाहती है, वे अपने हक के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इसीलिए चाहे 26 नवंबर को किसानों को दिल्ली आने से रोकना हो या 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली को रोकना हो, सरकार किसी भी तरह केवल अपनी मुखालफत करने वालों को दबाव डालकर शांत कराना चाहती है। इसीलिए कभी आंसू गैस का तो कभी सुप्रीम कोर्ट के दखल का सहारा उसे लेना पड़ रहा है।
हालांकि इनमें से किसी भी तरीके से वो किसानों को रोक नहीं पा रही है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। अब देखना होगा दामिनी की दिल्ली पुलिस की तरफ से आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी के घर में सेंधमारी की और टीएमसी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी को अपने पाले में कर लिया। बीजेपी की ओर से वो सीएम पद के दावेदार भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी के पास ममता की टक्कर का कोई चेहरा भी नहीं है, लेकिन ममता ने शुवेंदु की घेराबंदी करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में कदम जमाने के लिए बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में क्या किया। खुद ममता बनर्जी अपने किले को बचाने के लिए चुनावी मैदान में सामने आ गईं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये वो जगह है जहां ममता के धुर विरोधी बने और बीजेपी के हितैषी बने शुवेंदु अधिकारी वर्तमान में विधायक हैं। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी। नंदीग्राम मेरे लिए भाग्यशाली जगह है। ममता ने कहा कि वो 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव मैदान में उतरेंगी, जिसमें एक कोलकाता की भवानीपुर सीट है। इतना ही नहीं, ममता ने शुवेंदु अधिकारी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझे वो दिन याद है, इसलिए मुझे किसी से ज्ञान नहीं चाहिए। नंदीग्राम आंदोलन किसने शुरू किया था हम सब जानते हैं। ममता बनर्जी के इस ऐलान को बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम ही वो जगह है जहां से ममता सत्ता के शिखर तक पहुंची हैं। ममता को बंगाल की सत्ता दिलाने में नंदीग्राम की अहम भूमिका रही है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही लेफ्ट सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ धरना दिया था, लेकिन नंदीग्राम के हीरो के रूप में शुवेंदु अधिकारी को प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कभी ममता के करीबी हुआ करते थे। मगर ममता एक बार फिर नंदीग्राम से चुनावी दंगल में उतरकर अपने गढ़ को बचाना चाहती हैं। अब देखना होगा कि वो इस मिशन में किस हद तक कामयाब हो पाती हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के ऐलान ने जहां बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी इन दिनों हलचल मची हुई है। राज्य में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है, लेकिन अब शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी से रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं। तो क्यों बिगड़े रिश्ते, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में साल 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन उस चुनाव के नतीजे आने के बाद से राज्य की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि जो शिवसेना लंबे समय से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा चुनावों के बाद से उसने अपनी राह बदल ली थी। विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपना वर्षों पुराना गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन किया और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। हाल ही में सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन अब बीते कुछ समय से इस नए गठबंधन में मनमुटाव की खबरें सामने आ रही है। हाल ही में एनसीपी नेता जितेंद्र अवध ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा था कि कल्याण की सड़कों की हालत पूरे महाराष्ट्र में सबसे खराब है। तो वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद शहर के नाम को बदलने पर शिवसेना कांग्रेस एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। दरअसल शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करना चाहती है, लेकिन इस बात पर कांग्रेस सहमत नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच के रिश्ते कुछ समय से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर रविवार को शिवसेना और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर जल्द ही तीनों घटक दलों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए तो उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में फंस सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वहीं बिहार में जेडीयू और बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में दिख रहे हैं। जेडीयू नेता भी मानने लगे हैं कि सरकार चलानी है तो बीजेपी को सहना होगा। इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। तो कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार और इस विस्तार में कितनी चलेगी जेडीयू की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू में सीटों का बंटवारा 50-50 के फॉर्मूले पर हुआ। सरकार में भी ये 50-50 ही तय हुआ था, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया कि जेडीयू की तुलना में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, इसलिए बराबरी का फॉर्मूला अब लागू नहीं होगा। जेडीयू शुरुआत में बीजेपी के दावे को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी के दबाव में जेडीयू साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी तो राज्य की जिन 2 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वो दोनों सीटें बीजेपी ने अपने पाले में कर ली। इसमें से एक सीट बीजेपी ने अपनी सहयोगी वीआईपी को दी है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने वीआईपी के मुकेश सहनी से समझौता किया था कि बीजेपी अपने कोटे की 1 विधान परिषद सीट सहनी को देगी, जबकि जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली है।
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बीजेपी की ही चलती दिख रही है। नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं मंत्रिमंडल विस्तार 1-2 दिन में ही होने वाला है। रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर और नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार में किस दल के कितने मंत्री होंगे ये साफ हो गया है। अभी नीतीश सरकार में 13 मंत्री हैं और 22 लोगों को और जगह दी जा सकती है, जिसमें से बीजेपी के 12 और जेडीयू के 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। यानी नीतीश सरकार में जेडीयू के 14 और बीजेपी के 19 मंत्री हो सकते हैं, जबकि हम और वीआईपी के 1-1 मंत्री भी सरकार में शामिल हैं। यदि बात पिछली सरकार की करें तो नीतीश कुमार की पिछली सरकार में बीजेपी के 13 और जेडीयू के 22 मंत्री थे। बिहार सरकार में सीएम के अलावा कुल 35 विधायक या विधान परिषद सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है और इस बार नीतीश सरकार में बीजेपी का दबदबा दिखाई देना तय माना जा रहा है। बिहार में सरकार चलाने के लिए नीतीश बीजेपी के आगे झुकते दिख रहे हैं, तो वहीं केरल में सरकार बनाने की लड़ाई है, क्योंकि यहां 3-4 महीने में ही चुनाव होने हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि केरल में अब की बार उसकी सरकार बनेगी, लेकिन पार्टी अभी तक सीएम उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ हैं कि पार्टी ने तय कर लिया है कि किसे दे जाएगी केरल की जिम्मेदारी। देखिए रिपोर्ट। केरल में 5 साल बाद सत्ता बदलने का इतिहास रहा है। यहाँ सत्ता की अदला बदली एलडीएफ और यूडीएफ के बीच होती रही है, यानी 5 साल एलडीएफ की सरकार रहती है तो 5 साल यूडीएफ की। इतिहास अब तक यही रहा है, लेकिन क्या इस बार भी केरल में बदलाव होगा, ये तो विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा। एलडीएफ की ओर से दावा तो यही किया जा रहा है कि पी विजयन सरकार को लेकर केरल की जनता खुश है और हाल ही में हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ये दिखाई भी दिया है, इसलिए एलडीएफ इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस को इतिहास पर भरोसा है कि अब उसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन राज्य में पार्टी का चेहरा कौन होगा ये सवाल जरूर उठ रहा था और पार्टी नेतृत्व की ओर से इसका जवाब भी दे दिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई पार्टी की बैठक में साफ कर दिया गया कि ए.के. एंटनी विधानसभा चुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए बजट सत्र के पहले चरण में 14 फरवरी तक एंटनी दिल्ली में रहेंगे, लेकिन 15 फरवरी को वो केरल पहुंचेंगे और उसके बाद एंटनी विधानसभा चुनाव होने तक केरल में ही रहेंगे। इस दौरान पूरे केरल में की दर्जनों रैलियां कराने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। केरल प्रदेश कमेटी के महासचिव मनाकाडू सुरेश ने बताया कि एंटनी की स्वच्छ छवि का कांग्रेस के साथ यूडीएफ को भी बहुत अधिक फायदा होगा। पार्टी ने अभी सीएम उम्मीदवार घोषित करने का फैसला नहीं किया है, ये विधायक और यूडीएफ चुनाव जीतने के बाद तय करेगा। हाँ, जरूर तय हुआ है कि पूर्व सीएम ओमन चांडी और विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ है कि पार्टी की ओर से संकेत दे दिए गए हैं कि ए.के. एंटनी ही केरल में कांग्रेस का चेहरा होंगे और यदि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनी तो एंटनी ही केरल के सीएम बनेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार में बढ़ते एनपीए की। मोदी सरकार भले ही पारदर्शिता का दावा करते नहीं थकती, लेकिन हकीकत तो ये है कि पीएम मोदी के राज में लोग जमकर देश का पैसा खा भी रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि एनपीए के आंकड़े बता रहे हैं, जिसके मुताबिक मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी राज में एनपीए कई गुना ज्यादा बढ़ा है, जबकि अभी मोदी सरकार को 6 साल ही हुए हैं। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभालने से पहले कहा था कि न खाऊंगा न ही खाने दूंगा, लेकिन आज हालात ये हैं कि पीएम मोदी की नाक के नीचे बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा खा रहे हैं और उन्हें कंगाल बना रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर 2020 यानी मोदी के 6 सालों में एनपीए की कुल रकम 46 लाख करोड़ रही। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल स्टैटिकल रिपोर्ट पेश की है, जिसमें साफ बताया गया है कि मनमोहन के राज में बैंकिंग सेक्टर मजबूती से खड़ा था, जबकि मोदी सरकार देश को बर्बादी की राह पर ले जा रही है। मनमोहन सरकार के आखिरी 4 साल 2011 से लेकर 2014 के बीच एनपीए बढ़ने की दर 175% रही, जबकि मोदी सरकार के शुरुआती 4 साल में इसके बढ़ने की दर 178% रही। प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन मनमोहन ने एनपीए को 2,64,000 करोड़ पर छोड़ा था और मोदी राज में ये 9 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इन आंकड़ों के बाद मोदी सरकार कहती है कि हम रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर एनपीए रिकवरी की रकम कुल एनपीए की तुलना में न के बराबर है। इसकी वजह मोदी सरकार का कर्जदारों पर कई गुना मेहरबान रहना था।
मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले ही साल यानी अकेले 2014 से 15 में 60,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हो गया। 2017 से 18 से तो जैसे मानो मोदी सरकार ने मेहरबान होने का बीड़ा ही उठा लिया हो। 3 सालों में मोदी सरकार में 6,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन राइट ऑफ हुआ। अब जब सरकार उद्योगपतियों पर मेहरबान होगी तो आम जनता तो परेशान होगी ही ना। यही वजह है कि एनपीए बढ़ता जा रहा है और बैंकिंग सेक्टर की बुनियाद हिलती जा रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।